उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करने में, ख्याति की अवधारणा को समझने में, ख्याति की गणना करने के तरीके जानने में, ख्याति का लेखांकन उपचार जानने में, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने का तरीका समझने में, संचित लाभ और हानियों का समायोजन जानने में, लाभ विभाजन अनुपात में होने वाले परिवर्तनों से निपटने के तरीके समझने में। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की विधियां। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, साझेदारी समान रूप से फर्म का लाभ और हानि साझा करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों के बीच एक समझौता है। व्यवसाय सभी द्वारा या सभी की ओर से एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा सकता है। पूर्व निर्मित दस्तावेज में किसी भी बदलाव का परिणाम फर्म का पुनर्गठन होता है। परिणाम स्वरूप वर्तमान समझौते का अंत होता है तथा उसके स्थान पर नया समझौता निर्मित होता है, जो कि साझेदारी फर्म के सदस्यों के मध्य संबंधों को बदल देता है। निम्नलिखित कारणों से पुनर्गठन होता है, जैसे किसी साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की मृत्यु, लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन या कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है आदि। फर्म के पुनर्गठन की विधियां। फर्म का पुनर्गठन कई तरीकों से होता है। नए साझेदार का प्रवेश। जब फर्म को वित्तीय या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता होती है, तो फर्म में एक नया साझेदार जोड़ा जा सकता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अनुसार जब तक अन्यथा साझेदारी विलेख में प्रावधान न किया गया हो, नए साझेदार को तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब विद्यमान साझेदार इसके लिए सर्वसम्मति से सहमत हो। उदाहरण के लिए रोहित और रोनित 3:2 के अनुपात में मुनाफा साझा करने वाले साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2007 को उन्होंने अनिल को फर्म के मुनाफे में 1/6 हिस्से के साथ एक नए साझेदार के रूप में स्वीकार किया। इस बदलाव के साथ अब फर्म के 3 साझेदार हैं और ये पुनर्गठित हो गई है। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कभी कभी फर्म के साझेदार अपने बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं। आइए हम इस उदाहरण के साथ समझें। राजीव, संजीव और मनीष 3:2 से 1 के अनुपात में लाभ विभाजन वाली फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होने के साथ उन्होंने बराबर लाभ साझा करने का निर्णय लिया, क्योंकि मनीष अतिरिक्त पूंजी ला रहा था। इसके परिणाम स्वरूप मौजूदा समझौते में बदलाव आया, जिससे फर्म का पुनर्गठन हुआ। किसी विद्यमान साझेदार की सेवानिवृत्ति। कभी कभी कोई भागीदार कुछ या अन्य कारणों जैसे खराब स्वास्थ्य, आयु कारक या व्यवसाय में रुचि की कमी के कारण व्यवसाय से सेवानिवृत्ति लेता है। उदाहरण के लिए राजीव, रवि और ऋषभ 2:2 और 1 के अनुपात में लाभ साझा करने वाली फर्म में साझेदार हैं। बीमारी के कारण राजीव 31 मार्च 2007 को फर्म से सेवानिवृत्त हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप
फर्म का पुनर्गठन होता है, जिसमें अब केवल 2 साझेदार हैं। किसी साझेदार की मृत्यु। किसी साझेदार की मृत्यु के कारण साझेदारी बनी रह सकती है, बशर्ते कि बाकी साझेदार सामान्य रूप से व्यवसाय जारी रखने का निर्णय लेते हैं। मान लीजिए ए, बी और सी 3-2-1 के अनुपात में लाभ साझा करने वाली फर्म में साझेदार हैं। 31 मार्च 2009 को ए की मृत्यु हो जाती है। बी और सी भविष्य में बराबर लाभ साझा करते हुए व्यवसाय संचालित करने का निर्णय लेते हैं। बी और सी द्वारा भविष्य में बराबर लाभ साझा करते हुए व्यवसाय की निरंतरता से फर्म का पुनर्गठन होता है। नए साझेदार का प्रवेश। जब किसी फर्म को धन की अतिरिक्त आवश्यकता या प्रबंधकीय सहायता की आवश्यकता होती है या व्यवसाय का विस्तार करना चाहती है, तो उसके मौजूदा संसाधनों को बढ़ाने के लिए फर्म में एक नया साझेदार जोड़ा जा सकता है। साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जब तक कि अन्यथा सहमत ना हो, केवल सभी विद्यमान साझेदारों की सहमति से ही फर्म में नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। नया साझेदार जोड़ने के बाद एक नया समझौता गठित किया जाता है। फर्म में प्रवेश करने वाले नए साझेदार के व्यवसाय में 2 अधिकार हो सकते हैं। एक, फर्म की परिसंपत्तियों को साझा करने का अधिकार। 2, साझेदारी फर्म का लाभ साझा करने का अधिकार। परिसंपत्तियों या लाभ में अधिकार का उपयोग करने के लिए साझेदारों से नकदी या वस्तु के रूप में पूंजी की अतिरिक्त राशि लाने की उम्मीद की जाती है। स्थापित फर्म के मामले में जो अपनी पूंजी पर प्रतिफल की सामान्य दर से अधिक मुनाफा कमा रही है, नए साझेदार के लिए प्रीमियम या ख्याति के रूप में ज्ञात कुछ अतिरिक्त राशि का योगदान देना आवश्यक होता है। निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर नए साझेदार के प्रवेश के समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है। 1, नया लाभ विभाजन अनुपात। 2, त्याग अनुपात। 3, ख्याति का मूल्यांकन और समायोजन। 4, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनर्निर्धारण। 5, संचित लाभ आरक्षित निधि का वितरण। 6, साझेदारों की पूंजी का समायोजन। नया लाभ विभाजन अनुपात। जब फर्म में किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जाता है, तो वो विद्यमान साझेदारों से लाभ का अपना हिस्सा प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब फर्म में एक नया साझेदार जोड़ा जाता है, तो नए साझेदार को समायोजित करने के लिए पुराने साझेदारों को लाभ का अपना हिस्सा त्यागना पड़ता है। लेकिन नए साझेदारी की हिस्सेदारी विद्यमान साझेदारों द्वारा अपने बीच तय की जाती है। यदि नए साझेदार के हिस्से के रूप में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं है, तो ये माना जाता है कि उसे अपने लाभ विभाजन के अनुपात में हिस्सा मिलेगा। किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय पुराने साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात आने वाले साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में उनके संबंधित योगदान को ध्यान में रखते हुए बदल जाएगा। उदाहरण के लिए अमित और अनिल 3-2 के अनुपात में लाभ साझा करने वाले साझेदार हैं। उन्होंने फर्म के भावी लाभ में 1/5 हिस्सेदारी के लिए
सुनीत को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। अमित, अनिल और सुनीत के नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना करें। त्याग अनुपात। जिस अनुपात में पुराने साझेदार आने वाले साझेदार के पक्ष में लाभ के अपने हिस्से का त्याग करने के लिए तैयार होते हैं, उसे त्याग अनुपात कहा जाता है। नए साझेदार को पुराने साझेदारों की फर्म के अधिलाभ में अपनी हिस्सेदारी के नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति करनी होती है, जिसके लिए वो अतिरिक्त राशि लाता है, जिसे प्रीमियम या ख्याति कहा जाता है। ख्याति। समय बीतने के साथ स्थापित व्यवसाय बाजार में अच्छा नाम, संबंध और प्रतिष्ठा विकसित कर लेता है। ये सभी बातें व्यवसाय की नई स्थापित व्यवसाय की तुलना में अधिक मुनाफा कमाने में मदद करती हैं। लेखांकन में जब हम ऐसे लाभों को मौद्रिक मूल्य में परिवर्तित करते हैं, तो उसे ख्याति के रूप में जाना जाता है। ये वो परिसंपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है। ख्याति की परिभाषा। ख्याति को फर्म के अपेक्षित अतिरिक्त अर्जन के वर्तमान मूल्य या व्यवसाय की विभेदक लाभ क्षमता से जुड़े पूंजीकृत मूल्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। कोई भी फर्म जो सामान्य लाभ कमाती है या नुकसान उठाती है, उसकी कोई ख्याति नहीं होती है। ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारक। ख्याति को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नानुसार हैं। व्यवसाय की प्रकृति। वो फर्म जो उच्च मूल्य वाले उत्पादों का निर्माण करती है या जिसकी स्थिर मांग होती है, वो अधिक लाभ कमा सकती है और इसलिए उसकी अधिक ख्याति होती है। स्थान। यदि व्यवसाय केंद्रीय रूप से स्थित है या कई ग्राहकों वाले स्थान पर है, तो ख्याति अधिक हो जाती है। प्रबंधन की दक्षता। सुस्थापित संस्था उच्च उत्पादकता और लागत दक्षता का लाभ उठाती है। इससे अधिक लाभ ज्यादा ख्याति होती है। बाजार की स्थिति। एकाधिकार की स्थिति या सीमित प्रतिस्पर्धा संगठन की अधिक लाभ और अधिक ख्याति अर्जित करने में मदद करती है। विशेष लाभ। जिस फर्म के पास आयात लाइसेंस, माल की आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक अनुबंध, जाने माने सहयोगी, पेटेंट, ट्रेडमार्क इत्यादि जैसी विशेष सुविधाएं होती हैं, वो ख्याति का उच्च मूल्य रखती हैं। ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता। आमतौर पर हमें व्यवसाय बेचने के समय ख्याति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, लेकिन साझेदारी संस्था में निम्नलिखित कारणों से ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता उत्पन्न होती है। साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, किसी साझेदार की सेवानिवृत्ति, किसी नए साझेदार का प्रवेश, किसी साझेदार की मृत्यु, साझेदारी फर्म का समामेलन, फर्म का विघटन जिसमें व्यवसाय की बिक्री शामिल है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। ख्याति ऐसी परिसंपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है, इसलिए इसके सटीक मूल्य की गणना करना मुश्किल होता है। ख्याति की गणना करने की कई विधियां हैं। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि इस धारणा पर आधारित है कि कोई नया व्यवसाय अपने परिचालन के पहले कुछ वर्षों के दौरान कोई लाभ नहीं अर्जित कर पाता है। इसलिए
यदि कोई व्यक्ति कोई चलता हुआ व्यवसाय खरीदता है तो उसे उस लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना चाहिए जिसे पहले कुछ वर्षों के लिए ख्याति के रूप में उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की संभावना है। इसलिए उन वर्षों की संख्या से पिछले औसत लाभ को गुणा करके ख्याति की गणना की जानी चाहिए जिस दौरान अनुमानित लाभ अर्जित होने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यवसाय का पिछला औसत लाभ 30,000 रुपये निकलता है और ये उम्मीद है कि ऐसा लाभ और 3 साल तक जारी रहने की संभावना है तो ख्याति का मूल्य 90,000 यानी 30,000 रुपये गुणे 3 होगा। अधिलाभ विधि। हमने पहले ही माना है कि प्रारंभिक वर्षों में व्यवसाय परिचालन के माध्यम से लाभ अर्जित नहीं करता है। अतः उस व्यक्ति को जो चालू व्यवसाय खरीदता है ख्याति के रूप में व्यवसाय के प्रथम कुछ वर्षों से प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर राशि का भुगतान करना होता है। लेकिन ये देखा गया है कि खरीदार का वास्तविक लाभ कुल लाभ में निहित नहीं होता है, बल्कि ये लाभ की ऐसी राशि तक सीमित है जो उसी व्यवसाय में नियोजित पूंजी पर सामान्य लाभ से अधिक होता है। सामान्य लाभ पर वास्तविक लाभ की अधिकता को अधिलाभ कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक विद्यमान फर्म 1,80,000 रुपए की पूंजी पर 20,000 रुपए अर्जित करती है और प्रतिफल की सामान्य दर 10% है। सामान्य लाभ की गणना 18,000 रुपए 1,80,000 गुणे 10/100 के रूप में की जाएगी। अधिलाभ 2,000 रुपए 20,000 घटाव 18,000 होगा। अधिलाभ विधि के अंतर्गत ख्याति की गणना खरीद के वर्षों की निश्चित संख्या से अधिलाभ को गुणा करके की जाती है। उपयुक्त उदाहरण में यदि ये उम्मीद है कि अधिलाभ का लाभ भविष्य में 5 वर्षों तक उपलब्ध रहने की संभावना है तो ख्याति का मूल्य 10,000 रुपए यानी 2,000 गुणे 5 होगा। पूंजीकरण विधियां। इस विधि का उपयोग करके ख्याति की 2 तरीकों से गणना की जा सकती है। औसत लाभ पूंजीकरण द्वारा, अधिलाभ पूंजीकरण द्वारा। औसत लाभ का पूंजीकरण। इस विधि का उपयोग करके प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ के गणना किए गए मूल्य से व्यवसाय में शुद्ध परिसंपत्तियों की कटौती करके ख्याति के मूल्य की गणना की जाती है। इसमें निम्नलिखित चरण शामिल हैं। 1. पिछले कुछ वर्षों के प्रदर्शन के आधार पर औसत लाभ पता लगाना। 2. प्रतिफल की सामान्य दर के आधार पर औसत लाभ का पूंजीकरण जैसे ये। 3. कुल परिसंपत्तियों से बाह्य देयताओं का कटौती करके शुद्ध परिसंपत्तियों का पता लगाना। 4. पूंजीकृत औसत लाभ से शुद्ध परिसंपत्तियों की कटौती करके ख्याति की गणना करना। प्रीमियम विधियां। जब कोई नया साझेदार नकद में ख्याति का अपना हिस्सा देता है तो हम प्रीमियम विधि का पालन करते हैं। ये राशि अपने त्याग अनुपात में साझेदारों द्वारा साझा की जाती है। यदि ये राशि पुराने साझेदारों को सीधे नए साझेदार द्वारा भुगतान की जाती है तो खाता बही में कोई एंट्री नहीं की जाती है। लेकिन जब साझेदारी फर्म के माध्यम से राशि का भुगतान किया जाता है तो निम्नलिखित एंट्रीज की जाती हैं। वैकल्पिक विधि। ये राशि नए साझेदार के
पूंजी खाते में क्रेडिट करना है और फिर विद्यमान भागीदारों के पक्ष में उनके त्याग अनुपात में समायोजित करना है। यदि साझेदार व्यवसाय में ही प्रीमियम की राशि बनाए रखने का निर्णय लेते हैं तो कोई भी अतिरिक्त एंट्री करने की आवश्यकता नहीं होती है। यदि वे अपनी राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से निकालने का निर्णय लेते हैं तो निम्नलिखित अतिरिक्त एंट्री की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन विधि। ख्याति की पुनर्मूल्यांकन विधि। ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब नया साझेदार नकद में ख्याति का अपना हिस्सा नहीं लाता है। ऐसी स्थिति में पुराने लाभ विभाजन अनुपात में पुराने साझेदारों को क्रेडिट करके लेखांकन पुस्तकों में खाता बहियां बढ़ा दी जाती हैं। जब लेखा बहियों में ख्याति खाता हैंडल किया जाना होता है तो हैंडल करने के लिए दो स्थितियां हो सकती हैं। जब कोई नया साझेदार व्यवसाय में प्रवेश करता है तो खाता बहियों में कोई ख्याति नहीं दिखाई देती है। खाता बहियों में ख्याति पहले से ही होती है। जब खाता बहियों में कोई ख्याति विद्यमान नहीं होती है, जब किसी नए साझेदार के प्रवेश के समय खाता बहियों में कोई ख्याति नहीं होती है तो खाता ख्याति की उसकी पूरी राशि के साथ बनाया जाता है। रोजनामचा एंट्री इस प्रकार होगी। ख्याति खाता डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी खाते से। जब खाता बहियों में ख्याति पहले से विद्यमान होती है, ऐसी स्थिति हो सकती है कि खाता बहियों में ख्याति पहले से ही विद्यमान हो तो पुराने साझेदार के पूंजी खाते में ख्याति के लिए समायोजन केवल ख्याति के सहमत मूल्य और खाता बहियों में पहले से ही दिखाई दे रही ख्याति की राशि के बीच अंतर के लिए किया जाएगा। रोजनामचा एंट्री की दो स्थितियां हो सकती हैं। यदि ख्याति की राशि सहमत राशि से कम है, ख्याति खाता डेबिट पुराने साझेदार के पूंजी खाते से। यदि ख्याति की राशि सहमत राशि से अधिक है, पुराने साझेदार का पूंजी खाता डेबिट ख्याति खाते से। छिपी ख्याति। छिपी ख्याति क्या है? कभी कभी व्यवसाय में नया साझेदार जोड़ते समय ख्याति नहीं दी जाती है। ऐसी स्थिति में इसे पूंजी की व्यवस्था और लाभ विभाजन अनुपात से निकाला जाना होता है। आइए एक उदाहरण लेते हैं। X और Y 40,000 रुपए की पूंजी के साथ समान रूप से लाभ साझा करने वाले दो साझेदार हैं। उन्होंने लाभ में 1/3 हिस्से के बदले Z को एक नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। Z अपनी पूंजी के रूप में 50,000 रुपए लाता है। Z द्वारा लाई गई राशि और लाभ में उसके हिस्से के आधार पर नवगठित फर्म की कुल पूंजी 1.5 लाख रुपए यानी 50,000 रुपए गुणे 3 निकाली जाती है। लेकिन 3 साझेदारों की कुल पूंजी 40,000 जमा 40,000 जमा 50,000 बराबर 1,30,000 रुपए होती है। अंतर ख्याति के कारण है जो 20,000 रुपए यानी 1,50,000 घटाव 1,30,000 रुपए है, जिसे X और Y दोनों द्वारा समान रूप से साझा किया जाएगा। इसलिए उनका पूंजी खाता बढ़कर 50,000 रुपए तक हो जाएगा और फर्म की कुल पूंजी 1.5 लाख रुपए हो जाएगी। यदि ख्याति नहीं उठाई जाती है तो Z का खाता 10,000 रुपए द्वारा डेबिट कर दिया जाएगा और X और Y का खाता
5,000 5,000 रुपए द्वारा क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसलिए फर्म की पूंजी समान यानी 40,000 रुपए बनी रहेगी। संचित लाभ और हानियां। संचित लाभ और हानियों के लिए समायोजन। कभी कभी फर्म के पास संचित लाभ हो सकता है जिसे साझेदारों के पूंजी खातों में हस्तांतरित नहीं किया जाता है। आमतौर पर यह सामान्य रिजर्व, आरक्षित निधि या लाभ और हानि खाता शेष के रूप में होता है। नए साझेदार का इस तरह के संचित लाभ में किसी भी हिस्से पर कोई अधिकार नहीं होता है। इन्हें पुराने लाभ विभाजन अनुपात में विद्यमान साझेदारों के बीच उनके पूंजी खातों में हस्तांतरित करके विभाजित किया जाता है। और यदि फर्म की बैलेंस शीट में दिखाई देने वाले लाभ और हानि खाते के डेबिट बैलेंस के रूप में कुछ संचित घाटा है, परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन। नए साझेदार के प्रवेश के समय ये गणना करना आवश्यक होता है कि परिसंपत्तियों का वर्तमान मूल्य खाता बही में दिखाया गया है या नहीं। यदि कम या अधिक परिसंपत्ति जैसी कोई विसंगति है तो परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसी तरह देयताओं को भी खाता बही में उनके वर्तमान मूल्य पर दिखाया जाता है। यदि कुछ परिसंपत्तियां या देयताएं दर्ज नहीं हैं तो उन्हें खाता बही में शामिल किया जाना होता है। इन लेन देनों को दर्ज करने के लिए फर्म द्वारा पुनर्मूल्यांकन खाता तैयार किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्ति और देयता के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि पुनर्मूल्यांकन खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है और अंततः इसका शेष पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है। संचित लाभ और हानि एंट्री। परिसंपत्ति और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए रोजनामचा एंट्री। परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि के लिए, परिसंपत्ति के मूल्य में कमी के लिए, देयता की मात्रा में वृद्धि के लिए, देयता की मात्रा में कमी के लिए, गैर अभिलेखित परिसंपत्ति के लिए, गैर अभिलेखित देयता के लिए, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ के हस्तांतरण के लिए यदि क्रेडिट शेष, पुनर्मूल्यांकन पर हानि हस्तांतरित करने के लिए। पूंजी का समायोजन। नए साझेदार के प्रवेश करने के समय विद्यमान साझेदार सहमत होते हैं कि उनकी पूंजी को भी उनके लाभ विभाजन अनुपात के अनुपात में समायोजित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में पुराने साझेदारों की पूंजी की नए साझेदार की पूंजी के आधार पर गणना की जा सकती है। इस प्रकार गणना की गई पूंजी की सभी समायोजन किए जाने के बाद उनकी पुरानी पूंजी से तुलना की जानी चाहिए। इसके बाद जिस साझेदार की पूंजी कम है वो कमी पूरा करने के लिए शेष बची राशि लाएगा और जिस साझेदार का अधिशेष है वो पूंजी की अतिरिक्त राशि वापस ले लेगा। लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। विद्यमान साझेदारों के बीच लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन। कभी कभी फर्म के विद्यमान साझेदारी किसी भी साझेदार के प्रवेश या सेवानिवृत्ति के बिना अपने पूर्व निर्धारित लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन करने का निर्णय लेते हैं।
कुछ साझेदारों के लिए इसका परिणाम फर्म के भावी लाभ में अतिरिक्त हिस्सेदारी की प्राप्ति होती है, जबकि अन्य साझेदारों के लिए परिणाम इसका नुकसान होता है। उदाहरण के लिए एक्स, वाई और जेड 8:5:3 के अनुपात में लाभ साझा करने वाली फर्म में साझेदार थे। ऐसा महसूस किया जाता है कि एक्स फर्म के मामलों में अब सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पाएगा। इसलिए 1 अप्रैल 2007 से प्रभावी होने के साथ उन्होंने निर्णय लिया कि भविष्य में वे लाभ 5:6:5 के अनुपात में साझा करेंगे। इसका परिणाम ये होता है एक्स लाभ में 3/16, 8/16 घटाव 5/16 हिस्सेदारी का नुकसान उठा रहा है, जबकि वाई और जेड को 1/16, 6/16 घटाव 5/16 और 2/16, 5/16 घटाव 3/16 मिल रहा है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले ख्याति के मूल्य में हानि और लाभ को समायोजित करना होगा। ये पुराने लाभ साझेदारी अनुपात में ख्याति को पूर्ण मूल्य पर उठाकर और फिर इसे नए अनुपात में अपलिखित करके किया जाता है। वैकल्पिक रूप से खाता बही में दिखाई देने वाले ख्याति खाते के बिना राशि से नुकसान उठाने वाले साझेदारों को क्रेडिट किया जा सकता है और लाभ में रहने वाले साझेदारों को डेबिट किया जा सकता है। लाभ विभाजन अनुपात में किसी भी परिवर्तन में नए लाभ साझेदारी अनुपात के अनुसार परिसंपत्तियों और देयताओं के पुनर्मूल्यांकन में समायोजन, विद्यमान लाभ साझा करने के अनुपात में साझेदारों के पूंजी खातों में संचित लाभ और हानियों का हस्तांतरण और साझेदारों की